पेट का ही आगे वाला हिस्सा है जिसको पेट की दीवार भी बोलते हैं, या हमारे मेडिकल टर्म्स में इसको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बोलते हैं। किसी वीकनेस के कारण जब इसमें एक छेद डेवलप होता है और उस छेद के थ्रू पेट की कोई भी चीज़ जैसे पेट का फैट है या आंत है बाहर आने लगती है तो उसको हर्निया बोलते हैं। लाइफ टाइम रिस्क जो मेल्स में है इट्स अबाउट 27%, बट इन फीमेल्स इट इज़ अबाउट 3%। बच्चों को भी हर्निया होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो टेस्टिस है वो पेट के अंदर डेवलप होता है और विद टाइम वो बाहर आता है और वो एक टनल जैसी चीज़ के द्वारा बाहर आते हैं। तो नॉर्मली वो टनल बंद हो जाती है। लेकिन क्या ये हर्निया के कारण कभी मृत्यु भी हो सकती है? मतलब कैन इट लीड टू डेथ? तो जैसे मैंने बोला हर्निया इज अ डिफेक्ट, तो एक ही ट्रीटमेंट है, इस डिफेक्ट को हमें बंद करना है। कोई दवाई, कोई मेडिसिन, किसी चीज़ से इसका इलाज नहीं हो सकता। इस छेद को, इस डिफेक्ट को हमें बंद करना होता है और यही एकमात्र इलाज है पूरी दुनिया में। इट इज़ बीइंग फॉलोड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्स एंड पीसेस और आज फिर से बात सेहत की और हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के एक्सपर्ट हैं। बताएंगे कि हर्निया क्या होता है और ये कैसे लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम इग्नोर करते हैं। हमारे शरीर में अगर कुछ बदलाव महसूस हो भी रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं और फिर ये गंभीर रूप ले लेती है। तो क्या है हर्निया, कैसे आप समय पर डॉक्टर के पास पहुँचे और कैसे इसकी जांच कराएं, इसके बारे में तमाम बातें डॉक्टर हमें बताएंगे। डॉक्टर आसिफ उमर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर, सबसे पहले तो हम दर्शकों को ये बता दें कि हर्निया है क्या और क्या इसके बहुत प्रकार होते हैं, क्योंकि शरीर में बहुत जगह हो सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो हमारे जो पेट का ही आगे वाला हिस्सा है जिसको पेट की दीवार भी बोलते हैं, या हमारे मेडिकल टर्म्स में इसको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बोलते हैं। किसी वीकनेस के कारण जब इसमें एक छेद डेवलप होता है और उस छेद के थ्रू पेट की कोई भी चीज़ जैसे पेट का फैट है या आंत है बाहर आने लगती है तो उसको हर्निया बोलते हैं। सो हर्निया इज बेसिकली अ डिफेक्ट इन द एब्डोमिनल वॉल। ओके। सो इसके ब्रॉडली दो कैटेगरीज होते हैं, जिसको हम एक कैटेगरी को बोलते हैं इंटरनल हर्नियाज और दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल हर्नियाज। ओके। ऑल्दो एक्सटर्नल हर्नियाज आर द कॉमनेस्ट। एक्सटर्नल हर्नियाज वो हर्निया होते हैं जिनको हम फिजिकली देख पाते हैं। वी कैन सी दोज हर्नियाज इन द एब्डोमिनल वॉल। और डिपेंडिंग अपॉन वो किस स्टेज का होता है उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो एक्सटर्नल हर्नियाज हम देख पाते हैं और इंटरनल हर्नियाज हमारे पेट के अंदर डेवलप होते हैं, उन्हें हम नहीं देख पाते। अब इंटरनल हर्नियाज को हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन से डायग्नोज कर सकते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी है या सीटी स्कैन है। सो दे आर नॉट एज कॉमन एज एक्सटर्नल हर्नियाज। एक्सटर्नल हर्नियाज आर द कॉमनेस्ट। So depending upon the site of the external hernias, they are being named accordingly. जैसे कि अगर नाभि के थ्रू एक्सटर्नल हर्निया बनता है तो उसे अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। नाभि के साइड पे बनता है तो उसे पैराअम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। ग्राइन में बनता है तो उसे इनवाइनल हर्निया बोलते हैं। हमारे पेट के साइड पे बनता है तो उसे लंबर हर्निया बोलते हैं। एंड देयर इज वन मोर स्पेशल टाइप ऑफ एक्सटर्नल हर्निया जिसको हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। ये इंसिजनल हर्निया तब बनता है जब कोई ओपन सर्जरी की वजह से, जब उस घाव में कोई वीकनेस डेवलप होने की वजह से उसमें हर्निया बनता है तो उसको इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। तो इंसिजनल हर्निया इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल हर्निया। सो ये ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है हर्नियाज की। तो ये मतलब कुछ ऐसा देख के आता है कि फीमेल्स में ज़्यादा है, मेल्स में ज़्यादा है, मतलब जेंडर वाइज भी होता होगा ना कुछ तो? एग्जैक्टली। देखिए, हर्निया जो है वो मेल्स में ज़्यादा होता है। ओके। इनफैक्ट लाइफ टाइम रिस्क जो मेल्स में है इट्स अबाउट 27%, बट इन फीमेल्स इट इज़ अबाउट 3%। ग्राइन हर्निया की बात अगर हम करते हैं जो कॉमन होता है। अब मेल्स में ये हर्निया कॉमन क्यों है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, उसकी कई वजह है। फर्स्ट इज जो मेल्स में जो एनाटमी होती है, क्योंकि जो हमारे टेस्टिस या अंडकोश होते हैं
वो पेट के अंदर डेवलप होते हैं और विद टाइम जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है वो बाहर आने लगते हैं और फाइनली जब बच्चा पैदा होता है तो यू फाइंड दैट दे आर लाइंग आउटसाइड द एब्डोमेन, वो स्क्रोटम में बाहर होते हैं। तो वो पेट के थ्रू, पेट के अंदर वाले हिस्से से जब वो बाहर आने लगते हैं तो एक टनल जैसी चीज से वो बाहर आते हैं और नेचुरली वो टनल बंद हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों में वो टनल वीक रह जाती है और उसकी वजह से हर्नियाज बनते हैं, ग्रॉइन हर्नियाज या इंग्वाइनल हर्नियाज जिसको हम बोलते हैं। दूसरा कारण जो मेल्स होते हैं, दे आर इनटू लॉट ऑफ वेट लिफ्टिंग्स और ऐसी चीज़ें वो करते हैं जिनसे पेट का प्रेशर बढ़ जाता है। तीसरा चीज़, विद एडवांसिंग एज मेल्स में जो गदूद होता है, पेशाब का गदूद जिसको हम प्रोस्टेट कहते हैं, वो बढ़ जाता है, जिसमें कि पेशेंट को जोर लगाना पड़ता है पेशाब करने के लिए और उसकी वजह से पेट का प्रेशर बढ़ता है और दैट लीड्स टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हर्निया इन मेल्स। इसके अलावा स्मोकिंग इज मोर कॉमन इन मेल्स इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो उसकी वजह से मेल्स में ये कॉमन है। और इनफैक्ट बहुत सारे दूसरे कारण भी है। तो मेल्स में कॉमन है और बट फीमेल्स में भी हर्नियाज होते हैं, इट्स नॉट कि फीमेल्स में नहीं होते। हाँ, ये सुनने को कम मिलता है, इसलिए एक मिथक जैसा लगता है कि नहीं फीमेल्स में नहीं होते। नहीं, फीमेल्स में भी हर्निया होते हैं और फीमेल्स में अलग रीज़न है हर्निया बनने की, जैसे कि चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी में इस पेट की जो दीवार जो मैंने बोला इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इसमें बहुत सारी चेंजेस होती है, स्ट्रेच हो जाता है, इसमें काफ़ी वीकनेस आ जाती है जिसकी वजह से हर्निया बन सकता है। और सेकंड, जो लेडीज़ होती है आजकल सिजेरियंस बहुत होते हैं या हिस्टेक्टमीज बहुत होती हैं और काफ़ी जगहों पे हिस्टेक्टमीज जो है ओपन टेक्निक से होती हैं, सो दे आर मोर प्रोन टू इंसिजनल हर्निया। जैसे मैंने बोला कि इंसिजनल हर्निया एक एक्सटर्नल हर्निया का टाइप है जो ऑपरेशन के घाव के वीकनेस के थ्रू बाहर आता है। तो फीमेल्स हैव डिफरेंट रीजंस ऑफ हैविंग हर्नियाज एज कम्पेयर टू मेल्स, लेकिन मेल्स में हर्निया आर मोर कॉमन देन एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ये बच्चों को भी हो सकता है? बच्चों को भी हर्निया होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो टेस्टिस है वो पेट के अंदर डेवलप होता है और विद टाइम वो बाहर आता है और और वो एक टनल के द्वारा, एक टनल जैसी चीज़ के द्वारा बाहर आते हैं। तो नॉर्मली वो टनल बंद हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चों में वो टनल बंद नहीं होती जिसकी वजह से पेट की चीज़ बाहर आने लगती है, फैट है या इंटेस्टाइन है, तो उसे हम जब बच्चों में दैट इज द रीजन फॉर हर्निया, पीडियाट्रिक हर्निया जिसको बोलते हैं, और वो मोस्टली इंग्वाइनल रीजन में बनता है जिसको हम इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। सो कैसे पहचाने कि हर्निया है? मान लिया कई बार हमें डिस्कम्फर्ट है, दर्द है, इंटरनल है, वो तो दिखाई देगा नहीं, चलिए एक्सटर्नल हम देख भी सकते हैं एक बार तो अपनी आंखों से, लेकिन फिर वो कोई नॉर्मल सूजन है या क्या है, कैसे पता लगेगा? एग्जैक्टली देखिए, हर्निया इज वेरी इजी टू पिकअप। जैसे मैंने आपको बोला, एक्सटर्नल हर्निया वो हर्निया है जो हम देख पाते हैं। इट इज़ नॉट कि सिर्फ सर्जन उसको देखेगा, वो हर्निया पेशेंट को भी दिख जाएगा और वेरी इजीली वो ही कैन मेक इट आउट कि ये हर्निया है। उसके क्या लक्षण हैं? हर्निया की जो प्रेजेंटेशन है वो डिपेंड करता है कि हर्निया कौन से स्टेज पे आप नोटिस करते हैं। जैसे कि अर्ली स्टेज में अगर आप देखें तो पेशेंट को, जब पेशेंट खांसता है या कोई ऐसी चीज़ करता है जिससे पेट का प्रेशर बढ़े, जैसे पेशाब पे जोर लगा रहा है या खांस रहा है, तो उसको एक स्वेलिंग जैसे दिखेगी जो कि इमिडिएटली गायब हो जाती है। उसको कोई पेन नहीं होगा इनिशियल स्टेज में, जस्ट एक स्वेलिंग दिखेगी। और जब वो पेट का प्रेशर बढ़ाने की कोई भी प्रक्रिया करता है उसकी वजह से स्वेलिंग, या कोई सामान उठा रहे हैं, सामान उठा रहा है या खांस रहा है या पेशाब पे जोर लगा रहा है, एक स्वेलिंग दिखेगी जो इमीडिएटली गायब हो जाएगी। दिस इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ हर्निया। ही माइट फील सम ड्रैगिंग सेंसेशन, पेन भी नहीं कहूंगा मैं, ड्रैगिंग सेंसेशन जैसा लगेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज वो होता है जब ये सूजन थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, थोड़ा सा भी खांसा तो सूजन दिख जाएगी और थोड़ा सा भी वजन उठाया तो सूजन दिख जाएगी उसी साइड पे जैसे जहां पे वो पहले दिख रही थी। इट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट। सो सपोज वो लंबर जो साइड में, हाँ, मैं आई विल कम टू दैट। दिस अप्लाइज टू ऑलमोस्ट ऑल द एक्सटर्नल हर्नियाज। तो वो सूजन बड़ी होने लगती है थोड़े से भी प्रेशर की वजह से।
और जब पेशेंट लाई डाउन करता है, रिलैक्स करता है, तो वो गायब हो जाती है। सो दिस इज द सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज वो होता है जिसमें कि वो सूजन और बड़ी हो जाती है और हमें मैनिपुलेशन की ज़रूरत पड़ती है उसको अंदर करने के लिए। सो नाउ व्हाट इज मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन इज हमें हाथ से उसको अंदर करना पड़ रहा है। ओह, हम प्रेस कर रहे हैं, वो सूजन अंदर जा रही है, हम प्रेस छोड़ रहे हैं, वो सूजन वापस आ रही है। सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेज। उसके बाद स्टेज आता है, उसको बोलते हैं इररिड्यूसिबिलिटी। इररिड्यूसिबिलिटी का मतलब है जब हम प्रेस भी करते हैं वो अंदर नहीं जाता, वो अट जाता है। सो इररिड्यूसिबिलिटी इज द फर्स्ट starting of the complication of hernia. okay. So now your hernia is getting complicated. क्योंकि वो फंस गया है, अब वो वापस नहीं जा रहा है मैनिपुलेशन से। जैसे पहले जा रहा था, आप प्रेस कर रहे थे, वो अंदर जा रहा था। तो प्रेस करने के बावजूद अगर वो हर्निया अंदर नहीं जा रहा है, उसको हम इररिड्यूसिबिलिटी कहते हैं। सो इररिड्यूसिबिलिटी का मतलब ये है कि आपका हर्निया कॉम्प्लिकेट होने लगा है। उसके फिर अलग प्रेजेंटेशन होती है। कभी उसमें आंत फंस जाती है और आंत फंसने की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है, वॉमिटिंग्स होती है, कुछ खा नहीं पाता है, पेशेंट को इमीडिएटली हमें सर्जरी करनी पड़ती है। और दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रैंगुलेशन, जिसमें कि आंत फंसने के अलावा उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। वो आंत काली पड़ने लगती है और उस आंत को हमें काटना पड़ता है। सो दीज आर ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हर्निया, जिसकी वजह से कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। तो इसीलिए हमारी मैसेज यही होती है कि अगर आप अर्ली स्टेज पे हर्निया देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो आपको इमीडिएटली अपने सर्जन से मिलना चाहिए। सो ये स्वेलिंग जो आपने कहा कि 3 स्टेजेस आपने समझाए जी, उसके अलावा मतलब कुछ इंडाइजेशन ये सब भी हम महसूस करने लगते हैं? एक्सटर्नल हर्नियाज में पेशेंट को पेन डेफिनेटली होगा। ये पेन की इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी। इनिशियली एक ड्रैगिंग सेंसेशन सा फील होगा, फिर पेन होने लगेगी। जो इंडाइजेशन की बात आप कर रहे हो वो एप्लीकेबल होता है इंटरनल हर्नियाज में। इंटरनल हर्नियाज लेस कॉमन है, बट वो भी उतने कम नहीं है। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ इंटरनल हर्नियाज विच वी ट्रीट, और उसमें ये सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट को इंडाइजेशन होता है, पेशेंट का खाना, जैसे खाना खाने के बाद वो उसका खाना वापस आने लगता है, वो इंटरनल हर्नियाज में होता है। एंड जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं और उसकी हिस्ट्री के मतलब हिस्ट्री लेके हमें ये समझ आता है कि ही माइट हैव इंटरनल हर्निया, तो हम कुछ टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी हुई या सीटी स्कैन हुआ, और उन टेस्ट को देख के देन वी डायग्नोज इंटरनल हर्नियाज। सो इंटरनल हर्नियाज की प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट देन एक्सटर्नल हर्नियाज। एक्सटर्नल हर्नियाज कैन इजीली बी डायग्नोज बाय द पेशेंट हिमसेल्फ। वो खुद ही अपने हर्निया को डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन कई बार चूंकि ग्रॉइन एरिया में अगर होता है तो मुझे लगता है कि एक शर्म के कारण भी लोग शुरू में नहीं बताते होंगे। एग्जैक्टली। देखिए, मैंने इस पे हाल ही में एक वीडियो बनाया, हर्निया इन फीमेल्स। उसमें सबसे पहला पॉइंट मेरा यही था कि इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देयर आर लॉट ऑफ इनहिबिशंस। आप देखेंगे कि औरतें नॉर्मली अपने हेल्थ इश्यूज घर पे डिस्कस नहीं करते बिकॉज ऑफ इनहिबिशंस, और उसके कारण कई सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। और एक लेडी जो है हमारे पास तब आती है जब उसका हर्निया कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बिकॉज उस शर्म के कारण उसको लगता है कि मैं ये ग्रॉइन एरिया, हाउ विल आई गेट इट एग्जामिन्ड बाय अ सर्जन। और नॉर्मली आपने देखा है मेल सर्जन्स आर मोर, तो वो इनहिबिशन की वजह से कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में पेशेंट हमारे पास आता है। और औरतों की बात अगर हम करें, सेकंड ये है कि जैसे मैंने पहले बात की कि प्रेगनेंसी में और चाइल्ड बर्थ में बहुत सारी चेंजेस बॉडी में आ जाती हैं, और उस चेंजेस की वजह से हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल वीक हो जाती है, जिसकी वजह से औरतें दे आर प्रोन टू डेवलप हर्नियाज। तीसरा ये कि इंसिजेंस ऑफ द प्रीवियस सिजेरियन स्कार या हिस्टेक्टमी स्कार, उसकी वजह से भी इंसुलर हर्नियाज औरतों में कॉमन होते हैं। सो ये इनहिबिशन इज ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें कि एक फीमेल पेशेंट हमारे पास बहुत लेट प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू मैन, बिकॉज फीमेल्स हैव दैट इनहिबिशन टू गेट दोज ग्राइन एरियाज एग्जामिन्ड बाय अ सर्जन। अभी आपने कहा था डॉक्टर कि जिससे काफ़ी हैवी वेट उठाने से भी ये समस्या डेवलप हो सकती है। एग्जैक्टली। सो
आजकल तो बहुत सारे लोग हैं यंगस्टर्स, Exactly. क्या हर एज के लोग जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे Exactly. हैं। सो फिर व्हाट टू डू? देखिए, हमें कोई भी काम जो हम करते हैं दैट हैज़ टू बी डन अंडर सम एक्सपर्ट गाइडेंस। आप कोई भी चीज़ अगर खुद से करेंगे, बिकॉज आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तभी हर एक जिम में आपने देखा कोचेज होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको सही एक्सरसाइज कराना सिखाएंगे। क्योंकि अगर आपने कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज सही से नहीं की तो वो फ़ायदा देने के बजाय आपको नुकसान दे सकती है। तो हमारी सलाह यही होती है कि अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या हेवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, दैट हैज़ टू बी डन अंडर एक्सपर्ट एडवाइस। क्या ये हार्निया के कारण कभी मृत्यु भी हो सकती है? मतलब कैन इट लीड टू डेथ? एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको कहा कि स्ट्रैंगुलेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि पेशेंट की जो आंत की ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाती है और वो आंत जो है काली पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी जिसमें हमें पेशेंट को इमिजिएटली ऑपरेट करना पड़ता है। देखिए, सर्जरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है इलेक्टिव सर्जरी, एक होती है इमरजेंसी सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी वो होती है जिसको हम प्लान करते हैं, जैसे कि ट्यूसडे को आना तुम। हाँ, नहीं, नॉट ओनली दैट। जैसे कि पेशेंट हमारे पास इनिशियल स्टेज ऑफ हर्निया में आता है, ही इज़ एन एल्डरली मेल पेशेंट, उसको डायबिटीज़ भी है, उसको ब्लड प्रेशर भी है, वो कार्डियक मेडिसिन भी लेते हैं, सो कोमॉर्बिडिटीज़ है। तो वी विल प्लान हिज सर्जरी। हम पहले उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी शुगर कंट्रोल हो जाए, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, उनकी सारी फिटनेस हम ले लेते हैं पहले। एक प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है जिसको कि PAC बोलते हैं, और उसके बाद हम उनकी सर्जरी प्लान करेंगे। सो इट इज़ अ प्लान्ड सर्जरी। सो इलेक्टिव सर्जरी इज़ अ प्लान्ड सर्जरी जिसमें कि हम वी मेक इट श्योर कि हमारी सर्जरी के रिजल्ट्स 100% हो और पेशेंट को कम से कम नुकसान हो। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ सर्जरी इज इमरजेंसी सर्जरी। इमरजेंसी सर्जरी में हमें ये कोई चीज़ नहीं देखनी है। इमरजेंसी सर्जरी में पेशेंट हमारे पास आता है और हमारा एक ही एम होता है कि पेशेंट की जान बचानी है। चाहे उसका ब्लड प्रेशर कितना भी ज़्यादा हो, चाहे उसका शुगर कितना भी ज़्यादा हो, कोई भी चीज़ हो, उस वक्त वो चीज़ें नहीं देखी जाती। उस वक्त पेशेंट को इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ती है क्योंकि his life is at risk. So emergency surgery is always risky. So that is why we always advise the patient कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको है, मैं हर्निया की बात ही नहीं करूंगा, बाकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सर्जिकल प्रॉब्लम हो, you should get it done at an early stage so as to avoid any kind of complication जिसकी वजह से हमें इमरजेंसी सर्जरी करनी। कभी ऐसे केसेस आते हैं डॉक्टर, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि सिम्टम्स बहुत दिख नहीं रहे हैं लेकिन मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है? एग्जैक्टली देखिए, हर्निया की अगर हम बात करें, ये चीज़ें, ये सिनेरियो फीमेल्स में ज़्यादा होता है। ओके, यस, क्योंकि फीमेल्स का जो ग्रॉइन एरिया होता है उसकी एनाटमी मेन के मुकाबले अलग होती है। जैसे मैंने बोला कि जो टनल की मैंने बात की थी, जिस टनल के थ्रू टेस्टिस बाहर आने लगते हैं, तो फीमेल्स में तो ये एनाटमी इज डिफरेंट। तो फीमेल्स में कभी कभी हर्निया मिस हो जाता है क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है। मर्दों के कंपैरिजन में कोई स्वेलिंग इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, और समटाइम्स देयर इज अ वेग लेग पेन या क्रॉनिक पेल्विक पेन। पेशेंट को कई बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं और हर्निया मिस हो जाता है। सो समटाइम्स इन फीमेल्स हर्नियाज गेट मिस्ड, और कभी कभी ऐसा होता है, कभी बहुत छोटा हर्निया होता है जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन में नहीं दिखता, बट अगर आप एक एक्सपर्ट सर्जन के पास जाएं और वो आपको एग्जामिन करे तो ही विल पिक इट अप and he will advise some investigations and definitely he will come to a conclusion that this patient is having an hernia. डॉक्टर, लैप्रोस्कोपी और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, तो कैसे डिसाइड करते हैं क्या करना है, किस तरह की सर्जरी करनी है? देखिए, हर्निया का जो ट्रीटमेंट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ इवॉल्व्ड। जैसे कि पहले जब ओपन सर्जरी का एरा था, तो जैसे मैंने बोला हर्निया इज़ अ डिफेक्ट, तो एक ही ट्रीटमेंट है, इस डिफेक्ट को हमें बंद करना है।
कोई दवाई, कोई मेडिसिन, किसी चीज़ से इसका इलाज नहीं हो सकता। इस छेद को, इस डिफेक्ट को हमें बंद करना होता है और यही एकमात्र इलाज है पूरी दुनिया में। इट इज़ बीइंग फॉलोड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो हर्निया की जो ट्रीटमेंट है, सो ओवर द ईयर्स इट हैज़ इवॉल्व्ड। पहले जब ओपन सर्जरी होती थी तो हर्निया का ट्रीटमेंट जो है वो टाँकू द्वारा किया जाता था, स्टिच। वी यूज्ड टू क्लोज दैट, जैसे नॉर्मल पहले एक हाँ, मतलब पहले सर्जरी होती थी, कट लगा के, कट लगता था और उस छेद को बंद कर देते थे, टाँका लगा के उस छेद को बंद कर देते थे। लेकिन फिर देखा गया कि अगर सिर्फ टाँका लगा के हर्निया का ट्रीटमेंट किया जाता है तो ये हर्निया का रिकरेंस बहुत ज्यादा हुआ, रिकरेंस हुआ। तो फिर एक मैश नाम की चीज आई जिसको जाली बोलते हैं लेमैन टर्म में, मैशेस इंट्रोड्यूस हुए। तो मैश एक जाली होती है, स्पेशल टाइप की जाली होती है जिसको कि उस रिपेयर जो करते थे उसके ऊपर बिछाया गया रीइंफोर्समेंट के लिए। उस रिपेयर को रीइंफोर्स करने के लिए एक मैश इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम लेमैन टर्म में जाली बोलते हैं। तो मैश रिपेयर, नेक्स्ट स्टेज वाज मैश रिपेयर, ओपन मैश रिपेयर। लेकिन वो लैप्रोस्कोपी से डाल सकते हैं? अर्ली, हाँ, वो आई विल कम टू दैट। सो दैट वाज द सेकंड स्टेज ऑफ हर्निया रिपेयर। पहले ओपन सर्जरी हुई, ओपन सर्जरी के द्वारा हमने टाँके से उसको रिपेयर किया, फिर ओपन सर्जरी के साथ हमने मैश डालना शुरू किया। लेकिन नाउ इट इज एन एरा ऑफ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, जिसमें कि हर्निया का जो ट्रीटमेंट है, हर्निया की जो सर्जरी है वो छोटे छोटे कट्स द्वारा की जाती है। छोटे छोटे 3 छोटे कट्स पेट पे लगते हैं और उससे ये सर्जरी कंप्लीट होती है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मैशेस भी, इनमें भी काफ़ी सारे सुधार आए, काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स आए। आजकल कई सारे मैशेस अवेलेबल हैं। और जैसे कि बट कौन सा मैश यूज करना है, दैट इज द सर्जन्स चॉइस। द सर्जन हैज टू डिसाइड, बिकॉज ये पेशेंट नहीं चूज करेगा। नहीं, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द सर्जन, क्योंकि अलग अलग रिपेयर में अलग अलग टाइप्स के मैश यूज होते हैं। इट इज द सर्जन्स चॉइस, नॉट द पेशेंट्स चॉइस। तो लैप्रोस्कोपी या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी से सारे हर्नियाज का ट्रीटमेंट पॉसिबल है और सारे हर्नियाज का ट्रीटमेंट लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी से होता है, जिसमें कि रिपेयर भी होता है और मैश भी डलती है। तो अगर मिनिमली हम देखें तो क्या हमारा इससे कहना है कि रोबोटिक के माध्यम से हम करते हैं, रोबोट करता है, कैसे करते हैं? नहीं, देखिए, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो कन्वेंशनल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो वर्ल्ड ओवर होती है, और दूसरा होता है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी, ऐसा ये मिथ है कि रोबोटिक सर्जरी रोबोट करता है। नो, रोबोटिक सर्जरी इज आल्सो डन बाय द सर्जन, दैट वो जो रोबोट है वो सर्जन चलाता है, लेकिन सर्जरी थ्रू अ कंसोल। बट रोबोटिक सर्जरी में भी या लैप्रोस्कोपी में भी जो सर्जरी होती है बिल्कुल टाइनी स्मॉल होल्स से होती है, एंड सर्जरी सारी टाइप की हर्निया सर्जरी लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी द्वारा संभव है। सो ये पेशेंट की चॉइस होती है कि हमें कट लगा के करना है या हमें लैप्रोस्कोपी के थ्रू करना है सर्जरी, या पेशेंट की चॉइस हो सकती है, या पेशेंट क्या ये चुन सकता है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देख के? क्योंकि कई बार एज ए लेमैन मैं ये देखूं, एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास ये अवेलेबल है, हाँ इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है। तो पेशेंट कैसे चुने? देखिए, मैश, मैं आपको बताऊं, मोस्टली ये जो आजकल पेशेंट सारे दे ऑल हैव हेल्थ इंश्योरेंसेस, और सारे प्रकार की जो सर्जरी हम करते हैं, हर्निया की सर्जरी या दूसरे प्रकार की सर्जरी जो करते हैं, दे आर ऑल कवर्ड बाय दीज हेल्थ इंश्योरेंसेस। सो बट कॉस्ट का उतना फर्क नहीं पड़ता है ओपन और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। इट्स नॉट दैट बहुत ग्रॉस फ़र्क होता है, बट येस, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में मैशेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वी हैव टू यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ मैशेस इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, तो उसका थोड़ा सा कॉस्ट डेफिनेटली ज़्यादा होता है। बट ऑल दीज सर्जरीज, ऑल दीज प्रोसीजर्स आर बीइंग कवर्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंसेस, और उतना ग्रॉस डिफरेंस नहीं है प्राइस में। इट इज़ नॉट कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो वी एक्सप्लेन द पेशेंट, जब भी हमारे पास पेशेंट आता है विद एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स, हमारा जो फर्स्ट जो इंटरेक्शन होता है ओपीडी में, हम पेशेंट को सारी चीज़ें समझाते हैं कि आप
कि क्या पैथोलॉजी है, क्या कंडीशन है और इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, और वी एक्सप्लेन द पेशेंट एवरीथिंग एंड देन ही डिसाइड्स अबाउट द सर्जरी एंड ऑल। ये मैश एक एक्सटर्नल एलिमेंट जब हमारे बॉडी के अंदर होता है तो क्या डज इट क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट? नो, इट डजंट कॉज एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट। हालांकि आजकल काफ़ी एब्जॉर्बल मैशेस भी यूज़ होते हैं। इट मे कॉज सम डिस्कम्फर्ट फॉर सम टाइम, लाइक 2 weeks or 3 weeks in some patients, about a month. थोड़ा सा, because when you put in a foreign body, you might feel some change, but it is not कि patient is very uncomfortable. He might feel some kind of he gets used to it with time. So ऐसा ये नहीं है कि वो he is uncomfortable. Nobody is uncomfortable. जितने भी मतलब I have we जो भी सर्जरी हम करते हैं, as such not major patient को बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल नहीं होता. सो ही माइट टेक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू द मैश, बट मैश के बगैर लैप्रोस्कोप जो हर्निया सर्जरी नहीं की जाती है, बिकॉज अदरवाइज देयर आर हाई चांसेस ऑफ रिकरेंस. सो मैं समझ पा रही हूँ कि हर्निया की सर्जरी जो पहले होती थी एक ट्रेडिशनल तरीके से, वो शायद ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया. एग्जैक्टली. देखिए, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांस, जैसे ओपन सर्जरी आप करते हैं, सबसे पहले तो पेशेंट को बड़ा कट लगता है, सो कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं है. सेकंड, जब कट लगता है इतना बड़ा तो उसको हील होने में टाइम लगता है, पेशेंट को हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा था. थर्ड, जब कट बहुत बड़ा लगा तो उसको पेन भी ज़्यादा हो गया, तो पेन किलर भी ज़्यादा लग गए, एंटीबायोटिक्स भी ज़्यादा लग गई, ड्रेसिंग्स भी होती थी, तो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो फॉर द पेशेंट. अब छोटे से कट से पेशेंट गेट्स एडमिटेड ऑन द डे ऑफ सर्जरी, उस दिन हम सर्जरी करते हैं, नेक्स्ट डे पेशेंट कैन गो होम. पेशेंट उसी दिन चल पाता है, उसी दिन खा पाता है, नेक्स्ट डे पेशेंट की छुट्टी हो जाती है. एंड व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट केयर इज रिकमेंडेड टू द पेशेंट्स? Ideally, in most of the hernia surgeries, patient is discharged in 1 day. Next day patient goes home. Patient को हम rest advise करते हैं, and within 2 to 3 days he can resume his normal activities. So इसका कोई जेनेटिक कनेक्शन भी है कि इन लोगों को हर्निया होगा? There is some genetic predisposition also. Okay. But जो मैंने आपको the risk factors which I told you, जैसे कि मैंने बोला कि स्मोकर्स में, या पेशेंट जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, या कोई भी कारण की वजह से जिसमें जो पेट का प्रेशर बढ़ता है वेट लिफ्टिंग के द्वारा, ओल्ड एज में जब मसल्स वीक हो जाते हैं, या कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसमें कि हर्निया के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो हर्निया ना हो इसके लिए भी कुछ होता है, एक्सरसाइज या समथिंग दैट वन कैन डू? हर्निया लाइफस्टाइल. यस, हर्निया ना हो तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको अपना वेट नियंत्रण में रखना. डॉक्टर, मैं जितने भी डॉक्टर से मिलती हूँ ना, हर बीमारी के लिए एग्जैक्टली मुझे लगता है जड़ मोटापा है. एग्जैक्टली, बिकॉज मोटापा इज नॉट अ डिजीज ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, इट इज एन एपिडेमिक नाउ. जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी बड़ा बर्डन है सोसाइटी पे. तो मोटापा ना हो ये आपके हाथ में है. आपका डाइट बैलेंस्ड हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो. सेकंड, यू शुड अवॉइड स्मोकिंग. थर्ड, अगर आपको लगे कि कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है जिसकी वजह से पेट का प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे कि आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, या पेशाब करने के टाइम पे आपका बहुत जोर लगता है, तो उन सिम्टम्स को देख के आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, सो दैट ये चीज़ें ना हो और उसकी वजह से आप हर्निया प्रिवेंट कर सकें. जैसे कई तरह के मिथ होते हैं कि एक बार हमने हर्निया की ट्रीटमेंट सर्जरी करा ली तो उसके बाद हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, या कुछ पाबंदियां लग जाती हैं. ये कहाँ तक सच है? These are all myths. After a particular time you can do everything whatever you want to do, but there is a time you have to give your body a time to heal after any kind of surgical injury. एवरेज कितना लग जाता है? Average, I would say after 4 to 6 weeks the patient can do some basic kind of exercise. ओके, बिकॉज मैं कहीं
सुन रही थी और देख रही थी कि आप 2-4 दिन में नॉर्मल गोल्फ खेल सकते हैं या स्पोर्ट्स कर सकते हैं। नहीं, मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेली रूटीन एक्टिविटीज। यू कैन गो टू डेली रूटीन एक्टिविटीज इन 2 to 3 days। अपना नॉर्मल जो आपकी एक्टिविटीज है उसको आप वो 2 या 3, मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ कि जो बेसिक एक्सरसाइजेस आप करते हैं जिसमें स्ट्रेन पड़े। एग्जैक्टली, सो दैट यू कैन स्टार्ट आफ्टर 4 to 6 weeks you can start some basic kind of exercise। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और अगर आपके पास कोई और सवाल है आपके जहन में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे लगता है डॉक्टर जवाब देंगे उसका। और हमारे साथ बने रहिए, हम इस तरह की जानकारी भरे एपिसोड्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।